हेलो फ्रेंड्स। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वह भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूचियों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उसी को देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से समझा जा सकता है और इसके रटने की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुसूचियों का अर्थ समझ लेते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है। तो अनुसूचियों से तात्पर्य है कि जब भी कोई पॉइंट लिस्टिंग के तौर पर संविधान में लिखा गया है, यानी 1 2 3 करके लिखा गया है, तो उनको अनुसूचियों में रखा गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अर्थात उसे हम मूल संविधान कहते हैं, तो उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर विभिन्न संशोधन किए गए, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ की 8 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो 4 बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया था। छ- और इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल रूप में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। अनुसूचियों का सबसे पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जहां इसमें 10 अनुसूचियां शामिल थीं। बाद में जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इसमें जो अनुसूचियां 8 थीं, और आज वर्तमान में देखा जाए तो विभिन्न संशोधनों के साथ जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह 12 हो गई है। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां जिनको हम संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है, वह सूची है जो भारतीय सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती है। तो इनको संविधान में शामिल नहीं किया गया है। जो अनुसूचियां हैं उनको संविधान में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में रखा गया है। मतलब यह ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं है, फिर भी वह संविधान का एक हिस्सा है। और ऐसा इसलिए किया गया कि मतलब उनको संविधान से अलग इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारा संविधान है ऑलरेडी वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो अगर इन सूचियों को भी संविधान में समाहित किया जाता तो हमारा संविधान बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में रखा, जिसमें उन्होंने जो विभिन्न प्रावधान थे, यानी जो संविधान के विभिन्न प्रावधान थे, उनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी दी है, जिनका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो आइए हम उन अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं। जो मूल संविधान में पहले हम 4 4 करके इन अनुसूचियों को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी हम उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो 4 अन्य अनुसूचियां जिनको संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए पहली अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो जो पहली अनुसूची है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र शामिल है। यानी जो पहली अनुसूची है उसमें जो भारत के, जैसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। तो इसमें जो पहली अनुसूची है
इसमें जो राज्य है यानी जो भारत है, राज्य है और जो उसके केंद्र शासित प्रदेश इन सभी का वर्णन किया गया है। और मान लीजिए कि अगर कोई किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होता है या कोई नया राज्य का निर्माण होता है या कोई राज्य समाप्त होता है, तो जो भी परिवर्तन होगा वह संविधान की पहली अनुसूची में ही होगा। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें दूसरी अनुसूची के बारे में, तो दूसरी अनुसूची जो है वह संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान इसमें किया गया है। तो संवैधानिक पदाधिकारी क्या होते हैं? तो जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और महा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अन्य भी जो मतलब बड़े पोस्ट के संवैधानिक जो अधिकारी हैं, इनका जो वेतन एवं भत्ते है वो उनका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें जो अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। अर्थात जो दूसरी अनुसूची के संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका जो शपथ का वर्णन है वह संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ किस प्रक्रिया द्वारा दिलाया जाएगा और जैसे जो प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिसमें मतलब जो जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी शपथ की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन सब का वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। और बात करें चौथी अनुसूची के बारे में, तो इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, इन जो सीटों का आवंटन यानी जिन सीटों का बंटवारा हुआ है वो इस सूची में उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो राज्यसभा में सदस्य है वे राज्य से ही जाते हैं, लेकिन ये मतलब सही नहीं है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से भी जाते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वह वहाँ की विधानसभाओं द्वारा होता है। तो जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है, जो दिल्ली और पुदुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें जो ये सभाएं ये भी एक अपने मतलब राज्यसभा को सदस्यों को निर्वाचित करके राज्यसभा में भेजती है। बात करें पांचवी अनुसूची के बारे में, तो पांचवी अनुसूची में इनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। यानी जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। जैसे कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें जो संपूर्ण भारत में प्रशासन चलाया जाता है, जैसे कि नॉर्मल प्रशासन, वो लागू नहीं किया गया है, उनको कुछ विशेष छूट दी गई है। तो जो इनका एक अलग प्रावधान किया गया है, तो जिसका वर्णन पांचवी अनुसूची में किया गया। इसके अलावा अनुसूची 6 में भी इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, क्योंकि जो इनका रहन सहन होता है बिल्कुल हम लोगों की तरह नॉर्मल ना होकर बिल्कुल अलग होता है, तो इसीलिए इनको कुछ विशेष छूट दी गई है। तो जो इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है वह छठी अनुसूची में किया गया है। और बात करें सातवीं अनुसूची के बारे में, तो सातवीं अनुसूची में इस सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, और केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनका नाम केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया वह किस सूची में वर्णित है, तो वह सातवीं सूची है। तो जिसमें जो केंद्र को कितनी शक्तियां मिलेंगी और राज्य को कितनी शक्तियां मिलेंगी, इसका वर्णन जो है वो सातवीं सूची में किया गया है। और सातवीं सूची में 3 सूचियों को रखा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची और राज्य सूची है, ये तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमारे संविधान में शामिल है, और जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो केंद्र सूची है उसमें जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो राज्यों को दिया गया है, जिसमें केंद्र सूची के जो विषय है मान लीजिए, और जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची के विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ तो जो केंद्र सूची थी उसमें जो विषयों की संख्या थी वो 97 थी, वर्तमान में उनकी संख्या बढ़कर
100 हो गई है। और राज्य में सूची के विषयों में संख्या जो थी वो 66 थी, और वर्तमान में उनकी संख्या घट गई है, और वर्तमान में उनकी संख्या 61 है। इसी प्रकार समवर्ती सूची जो मूल संविधान बना था, तो उसमें जो विषय रखे गए थे वो 47 थे, और वर्तमान में अब 52 विषय हैं उसमें। तो अगला इसमें है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की आधिकारिक, यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो इसमें जो है 8वीं अनुसूची में 22 भारत के जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं उनका वर्णन किया गया है। और यह भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो 8वीं अनुसूची है। तो प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 हो गई है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी और भाषा को जोड़ा गया था, और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया कि वो भाषाएं कौन कौन थी, तो उनमें है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोंडो। इनको भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की जो मूल रूप में जो 8 अनुसूचियां थी उनको हमने पढ़ लिया। अब हम जो विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 में जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान है। तो हुआ ये कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम भूमि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो इसीलिए इसमें प्रथम संशोधन अधिनियम किया गया, और उसमें भूमि सुधारों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए। तो जो 9वीं अनुसूची में विषय रखे गए थे, प्रारंभ में मतलब निर्णय लिया गया कि जो इसमें विषय रखे जाएंगे उस पर उसको न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। किंतु बाद में सरकार ने इसका दुरुपयोग करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि वर्तमान समय में इन जो इसमें विषय रखे गए हैं, क्योंकि जो इसमें विषय थे पहले कम थे, और वर्तमान में इसमें जो विषय है उनकी संख्या 284 लगभग हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जो इसमें भी विषय रखे गए हैं उनको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय उनके जो संवैधानिकता की जांच कर सकती है। अगर वो संविधान के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनको वो चाहे तो निरस्त कर सकती है या समाप्त कर सकती है। अब बात करें 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची को बानवे बानवे हाँ 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें जो है दल विरोधी अधिनियम को लाया गया। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो दल बदल ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दल बदल अधिनियम कब लाया गया था, तो यह 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था। तो जो पार्टियां इसमें होती थी पहले क्या करती थी, वो चुनाव जीतने के बाद दल बदल कर लेती थी, यानी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चली जाती थी। इससे जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसकी स्थिति बढ़ती जा रही थी। तो एक कानून लाया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर आप दल बदल करना चाहते हैं यानी आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, तो आप चुनाव से पहले कर लीजिए। चुनाव के बाद अगर आप दल बदल करते हैं यानी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो बेसिकली इसमें यही प्रावधान था। अगला है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें 93 दिया गया है कि जैसे ये जो संविधान अधिनियम इसको पारित तो 1992 में कर दिया गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया 1993 में किया गया। तो इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको जोड़ा गया, और जो उसके अंतर्गत 19 कार्य क्षेत्र रखे गए थे उनको भी इसी के तहत जोड़ा गया था। तो जैसे जो भारत है, भारत में जो सरकारें हैं वो 3 स्तर पर हैं। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जो ग्राम पंचायती हैं होती हैं, जैसे उसमें जो ग्राम पंचायतें हैं
जिनको हम प्रधान बोलते हैं ग्राम में। इस प्रकार ग्रामीण अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र, अधिकार एवं उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। और आपने ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें अगली है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची के बारे में, तो ठीक ठीक जब पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में जो प्रशासन था, नगर प्रशासन को बनाए, मतलब जो शक्तियों का विभाजन किया शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 18 मामले अर्थात इनके जो कार्य क्षेत्र है, इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया है। जबकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें उसके कार्य क्षेत्र के अंदर 29 विषय रखे गए हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में पशुपालन है, कृषि है, इन सभी विषयों को इसमें रखा गया 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के लिए नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को पढ़ा। तो आप इस वीडियो को एक आध बार और देखिए। मैंने डायग्राम के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। एक या दो बार देखेंगे तो वीडियो, मतलब तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।